कल वाला याद है क्या आपको सारा? है सारा याद बोली? चलो एक बार नोटबुक को बंद करो, जितने जितने में निशान लगाए थे वो मैं आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है? एक बार नोटबुक बंद कर दो सभी। बंद है? मेरी तरफ देखें सभी, जिसको पता हो वो बोल जाए तुरंत आंसर, ठीक है? 1433 से 1468 महाराणा कुंभा। सांगा का काल 1509 से 1500। लड़के आप ही बैठे हो, ध्यान रखना। कल कहाँ थे? हम लेट ध्यान लगा था, हम ध्यान ही बोलिए है ये दोबारा बोली। अच्छा एसएससी और बैच छोड़ के बेटा बैठने लगे पेपर करना है, लागे कौन के? ठीक है। और मैंने निशान तो काफी लगा के दिए ना। चलो बताओ, महाराणा प्रताप कब तक शासक थे? 1572 से 1597। लड़के बताएंगे 1537 से 1572 तक कौन था? लड़की है क्या, यहाँ बैठे हैं क्या? लड़कियां बताओ, पता हो तो। उदय सिंह। लड़के बताएंगे 1158 से 1168 तक कौन था? रण सिंह। सही है। कितने की थे निशान वाले तो ना? रावल रतन सिंह। लड़के बताएं क्या काल था? 1302 से 1303। 1301 से 1303 बताते हैं। चलो 1-2 साल ही था वो तो बेचारा, है ना? बस फिर ठीक है, आज शुरू करते हैं, फिर आगे कल तक प्रश्न पूछने वाले हो जाएंगे तैयार, है ना? वो सारे शासक को याद करके आया क्या? अगर कोई व्यक्ति सारे शासक याद करके सुना देगा मेरे को तो उसको 1000 रुपए का नकद इनाम दूंगा। पक्की रही? पक्की सुना दोगे मेरे को? मैं कैसे इनाम दूं? अगर कोई याद करके सुना देगा मेरे को सारे सारे शासक क्रमबद्ध तरीके से शासन काल बोलना है, जैसे 1 नंबर राजा, फिर काल, फिर राजा। 1191 से 1211। मंथन सिंह। मंथन सिंह। मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं, बोलो। मैंने लिखवाया, मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं। चलो ध्यान दो, शुरू करें क्लास। गुहिल वंश जान रखे उठ पढ़ा है, याद है किया, याद है। गुहिल वंश सब सुनना ध्यान से, ठीक है? बीच में देखो इसमें स्टोरियां बहुत आएगी, है ना? तो जब तक मैं यहाँ लिखूं कुछ फैक्ट है वो उनको बढ़िया से याद कर लेना। बाकी जो चीज़ समझने वाली है ना वो मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि बोलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल शांत रहना है, एकदम आराम से, जैसे बैठे हो ना ऐसे बैठे रहना, ठीक है? जो बोलूँ आप लिख ले जाना। गुहिल वंश की अगर हम बात करें, देखो गुहिल वंश के बारे में 3-4 बातें, जैसे कि इसकी स्थापना किसने करी। संस्थापक मैंने आपको बताया था 566 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम था गुहिलादित्य, था ना? उसने गुहिल वंश की स्थापना करी थी। कैसे स्थापना करी ये चीज मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। पहली बात तो आप ये लिख लीजिए, गुहिल वंश का संस्थापक। वेरी वेरी मोस्ट बातें जो आप अभी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, संस्थापक कौन था इसका, तो आप लिखेंगे गुहिलादित्य, ठीक है? और कब स्थापना करी, तो लगभग 566 ईस्वी के आसपास इसने स्थापना करी, ठीक है? ये चीज आपने लिखी। गुहिल वंश कहाँ था भाई? गुहिल वंश कहाँ था, तो आप लिखेंगे गुहिल वंश। अच्छा, जो गुहिल वंश है ना, इस गुहिल वंश को एक और वंश के नाम से भी जानते हैं। गुहिल वंश को सिसोदिया वंश भी कहते हैं। इसकी पीछे भी एक कहानी है। मैंने आपको एक शासक लिखाया था, हमीरदेव सिसोदिया, आया था ना एक राजा, कोई काल बताएगा? 1300। वेरी गुड, सही है बिल्कुल।
ठीक है। वो जो बंदा आया था उसने सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी। उससे पहले कौन सा राजवंश था? गुहिल वंश। अच्छा, जो सिसोदिया वंश की जिसने शुरुआत करी थी ना, वो भी गुहिल वंश का ही था। वो हम आगे जब चलेंगे तो पढ़ेंगे। एक बार आप ध्यान रखना कि गुहिल वंश ही क्या है, सिसोदिया और सिसोदिया गुहिल है, ध्यान रखना। फिर आप लिखेंगे गुहिलों का, इनकी कितनी शाखाएं थी वो लिखना आपने। वैसे तो कोई 24 शाखाएं बताते हैं, कई इसकी 36 शाखाएं बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में कितनी जगह पे गुहिलों का शासन था वो लिखना। एक तो मुख्य रूप से कहाँ था? मेवाड़ के अंदर, ठीक है। एक इनका राजवंश था डूंगरपुर के अंदर, एक एक कहाँ था? बांसवाड़ा। मेवाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, और एक और जिला है जिसका नाम है वर्तमान में प्रतापगढ़, जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 4 जगह थी जहाँ पे गुहिलों का शासन था। याद रहेगा आपको। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन से, इन चारों को न देकर के वो एक आधा अलग ऑप्शन देकर के आपसे पूछ ले, निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ पे गुहिलों का शासन नहीं था, तो पहचान लोगे। तो कौन कौन सी जगह पे शासन था बताइए मेरे को एक बार। हाँ, ठीक है। मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी है, हम बात किसके बारे में करें अभी? मेवाड़ के बारे में बात करें, ठीक है। तो मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी लिखें। देखो समय समय पर राजधानियां चेंज होती गई, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी कोई बताएगा आप में से होनहार? नागदा से भी पहले, वैसे तो नागदा ऐसे ही आपकी बात, लेकिन चलो लिखो ये। देखो जब मेवाड़ में गुहिल वंश शुरू हुआ था ना, इससे थोड़े से पहले की अगर बात करें तो मेवाड़ को मेवाड़ न करके के इसको एक सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? सीवी जनपद के नाम से, ठीक है। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी नगरी। क्या नाम था उसका? नगरी। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। मतलब इस इर्द गिर्द ही तो पड़ते हैं चित्तौड़गढ़ के आसपास। तो ये मेवाड़ तो बाद में नाम पड़ा, मेवाड़ से पहले इसको क्या बोलते थे? सीवी जनपद। क्या बोलते थे बताओ? सीवी जनपद। सीवी जनपद को कीवी जनपद भी बोलते हैं, कीवी जनपद को मेदपाट भी बोलते हैं, और मेदपाट से शायद हो सकता है बाद में नाम चेंज होता होता मेवाड़ पड़ा होगा, ठीक है। तो अब आपने लिखना क्या है? अच्छा, ये राजधानी लिखने से पहले आप ये भी लिखो, मेवाड़ का प्राचीन नाम। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम में क्या लिखोगे आप? इसको बोलते थे कीवी जनपद। क्या बोलते थे इसको? कीवी जनपद, या इसको बोलते थे सीवी जनपद, और इसको बोलते थे प्रागवाट, या इसको बोलते थे मेदपाट, ठीक है। इसको कीवी जनपद, सीवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट, इतने नामों से इसको जाना जाता है। कई बार आ जाता है प्रश्न कि मेदपाट जो है ना, ये नाम क्यों पड़ा? देखो मेदपाट का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये लिख लो। शाब्दिक अर्थ, कहते हैं कि पहले यहाँ मलेच्छों ने आक्रमण बहुत ज्यादा करते थे, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने मलेच्छों को मारा था, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? मेदपाट। मेदपाट का शाब्दिक अर्थ है मलेच्छों को मारने वाला। मेदपाट का अर्थ क्या है? मलेच्छों को मारने वाला, ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे थे राजधानी, तो अपनी राजधानी मेवाड़ की न लिख करके आपने राजधानी लिखनी है कीवी या सीवी जनपद की राजधानी। तो हाँ लिखो, मैं इसको साफ कर दूं क्या? ये साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लेना आपने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग में आप लिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चीज पूछी जा सकती है पेपर में। आपने लिखना क्या है? ये लिखो, सीवी जनपद की राजधानी तो क्या थी बताओ? अभी बताया मैंने आपको, जगह का नाम है नगरी, ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ पड़ती है? वर्तमान के अंदर ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। ओके, इस नगरी को भी एक जगह और नाम मिलता है, नगरी को माध्यमिका बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं? माध्यमिका। कई बार नगरी में आकर के क्या आ जाता है? माध्यमिका, ठीक है। तो एक ही चीज है, नगरी का ही नाम माध्यमिका है, माध्यमिका ही नाम क्या है? नगरी है। तो क्या लिखा आपने स्टार्टिंग में बताओ? संस्थापक कौन है गुहिल वंश का? गुहिलादित्य, ठीक है। और गुहिलादित्य ने स्थापना कब करी? 566 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना करी थी,
फिर मैंने लिखा है गुहिलों का जो राजवंश है, गुहिलों की जो शाखा है राजस्थान में कितनी जगह इन्होंने शासन किया था? 4 जगह, ठीक है, 4 जगह इन्होंने शासन किया। उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या बताया मैंने आपको? सिवी जनपद, या उसको कीवी जनपद बोलते हैं, या उसको मेदपाट बोलते हैं, या उसको प्रागवाट बोलते हैं। और मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद की जो राजधानी है वो पहले क्या थी? या तो नगरी बोल सकते हो उसको, या फिर माध्यमिका बोल सकते हो, जो वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी बात कंप्लीट होगी आपकी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब आप लिखिएगा इसकी गुहिलों की राजधानी लिख लो। पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ क्रमबद्ध तरीके से आपको कौन कौन सी राजधानी, 4-5 है इंपॉर्टेंट, वो राजधानी हम लिख लेते हैं। स्टार्टिंग लिख ले, लिखो। मेवाड़ की राजधानी है, गुहिलों की राजधानी। राजधानी की अगर बात करें तो पहली राजधानी कौन सी थी? तो कहोगे गुरुजी पहली राजधानी थी नागदा, ठीक है। सबसे पहली जो राजधानी बनेगी इनकी वो कौन सी बनेगी? नागदा बनेगी। उसके बाद बनेगी, नागदा के बाद दूसरी राजधानी बनेगी आहड़। ये अभी अभी आपसे सुनूंगा मैं वापिस, अभी लिखने के तुरंत बाद आपसे पूछूंगा। नागदा के बाद आहड़, आहड़ के बाद राजधानी चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में कुंभलगढ़, महाराणा कुंभ आएंगे तब कुंभलगढ़ को राजधानी बनाएंगे। कुंभलगढ़ के बाद राजधानी हो जाएगी, महाराणा प्रताप के समय राजधानी चेंज होगी। तो बता सकता आपने से? नहीं हो गए। चावंड, सुने नाम आपने? चावंड, चावंड के बाद में राजधानी हो जाएगी उदयपुर, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य है। कितनी होगी? 6 होगी, 7 कर देंगे, 6 राज। ये 6 आपने याद करने। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है कि नागदा के बाद राजधानी कौन सी बनी, या आपसे पूछ लेता है कि चित्तौड़गढ़ से पहले राजधानी कौन सी थी। तो भी आपको जैसे हम बात करेंगे, जैसे जैसे नागदा राजधानी, नागदा से जब आहड़ राजधानी बनेगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम की किस बंदे ने बनाई थी, क्या मजबूरी थी कि उसने राजधानी चेंज क्यों करी। वो तो हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे प्रत्येक के बारे में दोबारा चर्चा होती रहेगी, लेकिन मुख्य बात है इसलिए मैं आपको ये हेडिंग एक प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखो, और क्या लिख सकते हैं? तो आप लिखो गुहिलों के बारे में 2-3 बातें और लिखनी आपने। एक लिखिए, गुहिलों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। गुहिल वंश को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है। ठीक है, किनका वंशज माना जाता है? इनको भगवान राम का वंशज माना जाता है। इसलिए भाटों और चारणों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? हिंदुआ सूरज। किसने कहा था? भाट और चारण कौन से होते हैं? जो आजकल तो नहीं होते, पहले गाँव में घूमते थे, आजकल आते थे, फिर गाँव में रहते, बाजार में ऐसा नहीं होता शहर के अंदर। तो कि आकर के वो उनकी पुरानी वंशावली वगैरह लेकर के आते हैं ना, बता करके जाते हैं कि आपके पुराने से पुराने वंश का नाम बता देते हैं। उन भाटों और चारणों ने इनको क्या कहा? भाटों और चारणों ने संज्ञा दी थी हिंदुआ सूरज की। क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम का इनको क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है, इसलिए कहा। हेलो, हाँ, ले आओ कोई। अच्छा, इसके बाद में इनका राज्य चिन्ह है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुहिलों का राज्य चिन्ह लिखा नहीं क्या? दोबारा बोल देता हूँ मैं, कहाँ तक लिख दिया? बोलो क्या लाइन? हिंदुआ सूरज का है, भाटो और चारणों ने, क्योंकि भगवान राम के वंशज है। किसी बात है आपको याद ही रख लेनी है। फिर आप लिखोगे राज चिन्ह के बारे में, लिखो इनका राज चिन्ह। इनका जो राज चिन्ह है ना, उसके अंदर एक तरफ भीलों का एक चित्र, भील है, किसी भील व्यक्ति का चित्र बनाया गया उस राज चिन्ह के अंदर, ठीक है। और साथ में उसके नीचे एक पंक्ति लिखी गई, उस पंक्ति में लिखा है कि जो दर्द राखे धर्म को सो ही राखे करतार। ऐसी एक लाइन भी लिखी गई है। तो छोटी सी बात है, याद रखनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो लिख लीजिए इस बात को, आप लिखो राज चिन्ह के अंदर लिख लो एक राजपूत व्यक्ति और एक भील सरदार का चित्र है। लिख लोगे? क्या लिखूं? एक तो भील सरदार और एक राजपूत व्यक्ति का क्या इसमें चित्र है, और एक लाइन लिखी हुई है, एक पंक्ति क्या लिखी हुई है? पंक्ति लिखी है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। ठीक है, ये इनके जो राज चिन्ह है उसके अंदर ये लिखा गया है इस प्रकार से। एक इनकी कुल देवी के बारे में पूछ लिया जाता है,
कि गुहिलों की कुल देवी कौन है? किसी को पता है तो बता दीजिए, कौन है? बाण माता। ठीक है, इनकी कुल देवी कौन है? बाण माता। वेरी वेरी मोस्ट बातें हैं सारी के सारी, है ना? किसी न किसी पेपर में प्रत्येक बात पूछी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित। अब हम ये बात करेंगे कि कहाँ से ये आए, कैसे इन्होंने शासन शुरू किया, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टोरी है वो आपने सुननी पड़ेगी, आपको सुन लोगे? साफ कर दूं इसे, नोट कर लिया? आप उत्पत्ति लिख लो पहले तो इनकी, हेडिंग डालो गुहिलों की उत्पत्ति, और एक नंबर पे लिखो कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड ने वैसे तो इनको बताया विदेशी, और साथ में ये बताता है कि ये कहाँ से आए थे? वल्लभीपुर से आए थे। ठीक है, अब देखो आप, इसकी हम बात करते हैं कि कैसे ये वल्लभीपुर से आए थे, क्या इनको आवश्यकता पड़ी वल्लभीपुर से आने की। सुनोगे? सुनोगे? मैं साथ साथ में कुछ लिखूंगा यहाँ पे, वो आपने बाद में नोट करना है, एक बार सुन लेना। ठीक है, एक क्षेत्र था जिसका नाम था केहर। क्या नाम था? केहर। इस केहर नामक एक साम्राज्य था, और इसके अंदर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था देवादित्य। क्या नाम था? देवादित्य। इस देवादित्य की एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री, जिसका नाम था सुभागा देवी। याद रहेगा आपको? क्या नाम था इसका? सुभागा। कहते हैं कि अच्छा, जो सुभागा देवी थी ये विधवा थी भाई, इसकी शादी हुई थी, और जिस दिन शादी हुई उसी दिन मृत्यु हो गई उसके घर वाले, अचानक से देख लिया मुंह धोया हुआ। तो इसलिए हो सकता है, कारण पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ऐसा हो गया होगा, और भी कोई कारण हो सकता है। तो सुभागा देवी जो है ये विधवा थी और अपने पिता के पास रहती थी, देवादित्य के पास। इसकी बात समझ आ रही है? समझो बात। ठीक है, अब कहते हैं कि देवादित्य बेचारे बुजुर्ग थे, इनको था कि क्योंकि माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता यही होती है, आपके माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई हमारा तो चलो जो कुछ हुआ सो हो गया, लेकिन हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छा कहीं सिलेक्शन वगैरह हो जाए। आजकल ये सोचते हैं, पहले सिलेक्शन वाला मामला था नहीं, तो पहले क्या सोच रहे हैं? देखो देवादित्य ये सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री अकेली है तो इन्हें गड्ढा लगा दूं दोबारा, तो बेचारी बुढ़ापे में इसकी कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, क्योंकि ये मर जाएगा तो इसकी हेल्प कौन करेगा? ये भी तो बुढ़ी होगी, बुढ़ी होने के बाद बेचारी को कौन खाना देगा, क्या सिस्टम सारा, तो बहुत ज्यादा लंबी सोच रहा है ये बंदा। इसने सुभागा देवी से कहा कि बेटा मैं तेरी दोबारा शादी वगैरह कर देता हूँ, या ऐसा कुछ प्लान बनाया। तो देवादित्य की बात इसने नहीं मानी, ये बोले कि नहीं पापा, मुझे तो शादी, आई डोंट लाइक मैरिड लाइफ ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ठीक है, बोलिए एक बार शादी करी थी वो मर गया, दोबारा मर गया कोई, तो लोग ऐसे कहेंगे इससे जो शादी करता है वो मर जाता है। क्या हुआ देखो, सुभागा देवी इसकी तो कहते हैं कि बाद में मृत्यु हो गई थी। सुभागा देवी किसी गुरु के पास चली गई और ईश्वर भक्ति में लीन हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ईश्वर भक्ति करने लगी, थोड़े समय बाद इनके जो गुरु थे वो भी जाने को तैयार हो गए, उनको भी लगा मेरा भी काम सलटने वाला है, तो बेचारी की देखभाल कौन करेगा? जो गुरु होता है वो भी माँ बाप की तरह ही होता है, वो भी वैसे ही सोचता है जैसे माँ बाप सोचते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जो इस सुभागा देवी का गुरु था, उसने सुभागा देवी से कहा कि बेटे मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ। पिता गौर से क्यों सुन रहे? मैं तो मरने वाला हूँ, है ना? तो कहानी हम ज्यादा ठाट भाई, तो क्या करें? इसको कहा कि बेटा मैं आपको एक जो एक क्या कह सकते हैं, वरदान आपको एक देकर के जा रहा हूँ, एक मंत्र आपको देकर के जा रहा हूँ, और जब आप उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इसको वरदान दिया गया। किसको दिया गया? सुभागा देवी को। सुभागा देवी बेचारी, इसने सोचा मास्टर यही फेंक दो, बेटा हुआ है ना? तो इसके गुरु के चलने के बाद इसने एक दिन सोचा कि अपने इस मंत्र का उच्चारण करके तो देखेंगे उल्लू नहीं बना गया। इसने उस मंत्र का उच्चारण किया और कहते इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसी किंवदंतियां है। हालांकि इस बात पे मैं भी कुछ ज्यादा न्यू जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा जैसा है वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा। ठीक है, वो एक बात बताई मुंह धोने वाली, वो अलग थी। अब सुभागा देवी के पुत्र हुआ, पुत्र हो गया, गरीब है बेचारी है बिल्कुल, अभी देखो गरीब ब्राह्मण मैंने बताया ना, और इसकी पुत्री है बिल्कुल गरीब है, छोटे से घर में रहते हैं बेचारे। ये अपने गुरु के पास चली गई, फिर झोपड़ी बना के रह रही है।
इसका जो पुत्र है उसको जैसे तैसे इसने उसका किसी स्कूल में डाला हो। तो अब स्कूल में तो चलो ठीक था मामला। स्कूल के बाद जब वो बड़ा हुआ, कॉलेज गया, फिर कोचिंग आया। कोचिंग में जैसे आया तो पूछते कि तेरे पापा के नाम है। अब वो लड़का मम्मी का नाम तो जानता है, पापा का पूछे तो कहता मेरे तो वो मम्मी ने मंत्र बोला और मेरा जन्म हो गया। अब बताओ इस बात पे कौन भरोसा करेगा क्या कोई? तो 5-7 बार तो इसने ऐसे कहा, लेकिन इसके साथी मजाक उड़ाने लगे इसकी, बोले तन तो था ही कौन, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। उसको गुस्सा आया, वो अपनी मम्मी के पास है, बोला मम्मी पापा का नाम बताओ, आज तो मैं डॉक्यूमेंट में लिख के छोड़ूंगा। इसकी मम्मी बेचारी इसको समझाती रही, लेकिन ये नहीं माना। तो उस बालक को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि अपनी माँ को मारने के लिए उतारू हो गया था। और तभी कहते हैं कि सूर्य भगवान प्रकट होते हैं वहाँ। सूर्य भगवान आकर के इस बालक से सारी इसको कथा बताते हैं कि इस प्रकार से ये मैटर था। और कहते हैं इसको एक पत्थर दे करके जाते हैं छोटा सा, और कहते हैं कि बेटा वो बाटो की सिर में तो मारना दे, ये पत्थर तेरे को दे के जा रहा हूँ। इस पत्थर को हाथ में लेकर के आप जो भी काम करोगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, जीत मिलेगी हर काम में। अब आज की टाइम होता तो आप यूपीएससी का एग्जाम देते उस पत्थर को जेब में लेकर के, लेकिन उस टाइम ऐसा था नहीं। तो उसने क्या किया, उस बालक ने, सुभागा देवी का जो बालक था ना, उस बालक को एक पत्थर मिला। पत्थर को शिला भी बोलते हैं, तो इसलिए इस बालक का नाम क्या पड़ गया था, शिलादित्य। क्या नाम पड़ा इसका, शिलादित्य। इस शिलादित्य ने क्या किया, उस पत्थर को लेकर के, अभी तक ये बिल्कुल गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है एक पत्थर के सिवा। इसने उस पत्थर को लिया और ले जाकर के पास वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया, और कहते हैं कि उस आक्रमण में जीत गया, ये राजा बन गया। उसके बाद तो क्या कहना, ले तेरे की दया, जो मन में आए वहीं पे आक्रमण कर देता था ये, और आक्रमण करता जीत जाता, क्योंकि वरदान मिला था। तो इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। और जब बंदे के पास बहुत कुछ आ जाता है, फिर छोटी छोटी चीजों की कीमत उसके लिए कुछ नहीं होती। उसने पत्थर फेंक दिया हुआ एक दिन, अब पत्थर फेंक दिया तो इसके साथ क्या बनेगी आप देखना। अब राजा कौन बन गया, शिलादित्य बन गया। ओके ये बात आपको समझ आई। देवादित्य की पुत्री का नाम सुभागा देवी, सुभागा देवी के पुत्र का नाम क्या है, ये 3 चीजें आप लिख लो इसी प्रकार। देवादित्य की पुत्री का नाम लिखो सुभागा देवी, इसके पुत्र का नाम लिखो शिलादित्य। अब शिलादित्य को कैसे वापस भेजते हैं हम देखो आप। अब कहानी खतरनाक आई। आपको पहला पहला राजा क्या बताया मैंने क्या बताया था। अब हम इस तरफ पहुंचने का प्रयास करें। अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो कर्नल टोड मेरे को बता के गया था, जो कर्नल टोड मेरे को बता गया था, वो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ मैं, आप आगे मत बताना। ये नोट कर लिया। अब शिलादित्य का जन्म हो गया, राजा बन गया। आपको लगता नहीं एक काम बाकी है, क्या बाकी बता सकते हो, शादी। पहली टेंशन होती है नौकरी की, नौकरी लगते ही दूसरी टेंशन शुरू हो जाती है, शादी की। अब हम बात किसकी करेंगे, शिलादित्य की। कहते हैं कि शिलादित्य का विवाह कर दिया गया। शिलादित्य की बारात देखो कैसे जा रही है। इसका विवाह कार्ड छपवा दें, पुष्पावती के साथ इसकी शादी कर दी। इसके साथ, ये पुष्पावती थी सिरोही, कहाँ की थी, सिरोही। ठीक है, ठीक है। अब देखो शिलादित्य ने पत्थर फेंके ना, फेंक तो दिया, अब देखो क्या होगा इसके साथ। ये कहते हैं कि एक बार जो पुष्पावती थी ना, वो अपने पीहर गई हुई थी। पीहर कहाँ है बताओ पुष्पावती का, सिरोही गई। वैसे कहा रहती है शिलादित्य के पास ही रहती है, इसका इधर के आसपास का पूरा क्षेत्र इसके अंदर में है, खूब बड़ा राज्य है इसका। ये गई थी अपने पीहर, और तभी कहते हैं कि इस शिलादित्य के साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया किसी ने। आक्रमण कर दिया था मलेच्छों ने। किसने कर दिया, मलेच्छों ने। यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की कोई संभावना नहीं, लेकिन मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ कि कैसे इतिहास की शुरुआत हुई, ताकि आपके दिमाग में परमानेंट ये नहीं रहे कि चलो दूसरा राजा तो था, पहलो किया होता है ना ऐसे, पहला राजा कैसे बन गया। तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे बन गया। मलेच्छों ने इस पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। राजा तो बहुत बड़ा था, लेकिन मलेच्छों ने आक्रमण किया। तो मलेच्छ बहुत खतरनाक जाति थी, इन्होंने क्या किया, इसके पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया, और इस शिलादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। शिलादित्य की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद इधर से पुष्पावती बेचारी वापिस रवाना हुई। ये अपने पीहर गई हुई थी। जगदम्बा माता कोई देवी का मंदिर है, बताती है, सिरोही में काफी फेमस है। वहां पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो कामना करने के लिए गई कि मुझे पुत्र हो ताकि मैं आगे उसको राजा बना सकूं। जैसे ही पुष्पावती वहां से वापिस रवाना हुई, रेलवे स्टेशन पे पहुंची, वहां इसको सूचना मिली, नेट ऑन किया होगा बेचारी ने, और इसके पास तुरंत मैसेज आया किस प्रकार से मेरे राज्य पे तो क्या हो गया, अटैक हो गया, शिलादित्य की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी है। और वहां पे अधिकार किसने कर लिया है, मलेच्छों ने अधिकार कर लिया। बताओ पुष्पावती पागल थोड़ी जो यहाँ आएगी, आएगी क्या,
नहीं आएगी, नहीं आएगी तो शिलादित्य सॉरी पुष्पावती इधर तो आई नहीं, और ये रास्ते में रहेगी कहीं। इड्र नामक एक साम्राज्य, इड्र साम्राज्य था एक, और इस साम्राज्य के अंदर एक गांव था जिसका नाम था ऊंदरी गांव। क्या नाम था? ऊंदरी गांव। ये नाम है ऊंदरी गांव, ये बहुत फेमस चीज है। इसकी एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है? पता है बा ऊंदरी नारी हो सकती है। हाँ, ऊंदरी गांव। और कहते हैं कि ये जो पुष्पावती है ना, आपको समझ तो आ रही है क्या बात जो बता रहा हूँ? ऐसे मिक्स तो नहीं हो रहा, रोड की तौर पर कौन करना लग रहा है? ठीक है। पुष्पावती जाने वाली कहाँ थी? वापिस इसके पास, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई तो पुष्पावती अपने पुत्र सॉरी पुत्र को नहीं, यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? ऊंदरी गांव। और यहाँ थोड़े समय बाद इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और उस बालक को लेकर के वो, क्योंकि देखो एक चीज और बताता हूँ मैं, पहले क्या होता था जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी ना युद्ध में, जब वो शहीद हो जाता था, मारा जाता था, तब जो रानियां होती थी ना, वो क्या करती थी? जौहर कर लेती थी या सती हो जाती थी। ठीक है? ये भी सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती थी, तो गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती, इसलिए सती नहीं हुई। ये ऊंदरी गांव में आ गई, यहाँ आकर के रहने लगी। इसको पुत्र मिला, पुत्र पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र का जन्म होने के बाद पुष्पावती ने सोचा कि अब मैं सती हो जाती हूँ। अब सती होने के लिए इसने क्या किया? अपने पुत्र को, जो इसका पुत्र था, वो पुत्र इसने, एक महिला थी जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? इस कमलावती को अपने पुत्र को सौंप दिया। कमलावती से कहा कि अब बहन तू ही जा रहे, तेरा काम जाना है, इसकी पालन पोषण करना, इसको बड़ा कर देना, जो भी ठीक लगे, मैं तो अब जा रही हूँ। आज के बाद सब लोग, अब अब कमलावती ने क्या किया? उस बालक का पालन पोषण किया। अब आपको पता है, ये तो चलो ठीक है, जैसे तैसे राजा बन गया, इसको तो क्या मिला था? कोई आशीर्वाद मिला था इसलिए राजा बन गया, लेकिन बाद में इसका राज्य भी चला गया, चला गया। अब ये पुष्पावती भी तो बिल्कुल गरीब है बेचारी, इसके पास भी कोई राज्य थोड़ी है। तो ये आकर के ऊंदरी गांव के अंदर कोई गुफा वगैरह बना करके, झोंपड़े वगैरह बना करके वहां पहले रहा करते थे, भील लोग रहते थे ज्यादा, तो उनके बीच में आकर के ये रहने लगी थी। लेकिन ये भी सती होगी बाद में। इसका जो बालक था वो भी उन गुफाओं के अंदर ही रहा करता था, रहने के लिए गुफा वगैरह बनी होती थी वहां पे, तो वहां रहता था। इसलिए उस बालक को, देखो गुफा को गुहा भी बोलते हैं, तो उस बालक का नाम पड़ा था गुहादित्य। क्या नाम पड़ा था? आप कहोगे, आपके मन में आ रहा है भी ये तो बालक है और गुफाओं में रहता है, तो ये राजा कैसे बन सकता है? तो इसके पीछे कहते हैं कमलावती ने इसका पालन पोषण किया, ये बड़ा हो गया, बाद में बिल्लों के साथ ही खेलने लगा, जो खेल रहा था। एक बार कहते हैं कि बहुत सारे भील बालक ऐसे बैठे हुए थे, और ये जो गुहादित्य था या गुहिलादित्य इसी का नाम है, इस बालक से कहा कि तुम भी राजा बन जा। कई बार होता है ना, जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उनके उनमें से एक एक दो ऐसे होते हैं जो सबसे 30 मार खाते हैं, बोले मैं ही हूँ सारा, लार लार भी साल बोकर सारा ना। ऐसी प्रवृत्ति का गुहिलादित्य था। इसको क्या उन बालकों ने, मतलब खेल रहे हो, एक्चुअली नहीं है, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उस बालक को राजा बना दिया गया, खुद प्रजा बन करके सामने बैठे। ठीक है? इतने में कहते हैं कि इधर जो साम्राज्य है ना, इधर साम्राज्य में तो रह रहे हैं, इधर का एक राजा था। कौन था इधर का? जिसका नाम था मांडलिक। एक होता मांगलिक, वो नहीं है ये, मांडलिक। ठीक है? मांडलिक। ये मांडलिक कहते हैं कि यहाँ से गुजर रहा था, उस समय सारे खेल रहे थे वहां पे, और मांडलिक जो राजा था उसकी कोई पुत्र नहीं था। इसने देखा कि एक बालक राजा की तरह बैठा है, वहां पे उनका नेतृत्व कर रहा है, बहुत शानदार बातें भाषणबाजी कर रहा है। इस मांडलिक को तो तलाश थी कि कोई अच्छा उत्तराधिकारी मिले। इसने क्या किया? उस बालक गुहिलादित्य को वहां से उठा करके ले गया साथ में, और ले जा करके इसको बाद में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार से बाद में राजा कौन बना था आगे? गुहिलादित्य। यहाँ तक तो देखो, प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि गुहिलादित्य जो है, इसकी माता का क्या नाम था? गुहिलादित्य के पिता का क्या नाम था? गुहिलादित्य को राजा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? मांडलिक था, इसने इसको राजा बनाया था। तीन बातें आपने नोट करनी, लिख लो तीनों बातें। गुहिलादित्य की माता का नाम लिख लो पुष्पावती, पिता का नाम लिख लो शिलादित्य, और इसे राजा बनाने वाला व्यक्ति था मांडलिक। ये जो बातें मैंने बताई, ये कौन बता के गया मेरे को? कर्नल टोड के हिसाब से बताई मैंने सारी बातें, ठीक है ना? कर्नल टोड ने क्या कहा कि ये तो ये कहता है विदेशी, और साथ में कहता है वल्लभीपुर से आए थे ये कुछ। ठीक है? ध्यान में रखना आप। अब दूसरे व्यक्ति की बात लिखनी है आपने, ये लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? गुहादित्य की माता का नाम, गुहादित्य के पिता का नाम, गुहादित्य को राजा बनाने वाला व्यक्ति कौन है? मांडलिक। ठीक है? ऐसा पूछ ले, गुहिलादित्य का पालन पोषण किसने किया? तो कमलावती लिख लेना, ये मेरे पूछ ले कहीं तो। आपसे पेपर में नहीं पूछे, रात में किसी को फंसाना हो ऐसी, तो कह दे मेवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा याद है, तो उससे पूछ, है ना? पालन पोषण किसने किया? कमलावती। अब देखो आगे, आगे देखिए।
अच्छा, उत्पत्ति पढ़ रहे हैं हम। पहले व्यक्ति की बात कर ली हमने, कर्नल टोड। उसके बाद लिखो अबुल फजल की। अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरान के शासक, इसका नाम था नौशेखा, नौशेखा आदिल। क्या नाम था? नौशेखा आदिल की संतान है। कौन कह रहा है ये बात? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार गुहिल है वो ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है, ये आप याद रखना। फिर आ जाता है आहड़ शिलालेख। ये 3 आहड़, एक तो शिलालेख, एक इसके साथ है गोपीनाथ शर्मा भी लिखना है, गोपीनाथ शर्मा। ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कौन व्यक्ति क्या मानता है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। फिर लिखना है मोहनोत नैन सिंह, पूछ लेना कोई बात नहीं समझे तो मोहनोत नैन सिंह। ठीक है, इन तीनों के अनुसार, इन तीनों के अनुसार क्या है? गुहिल ब्राह्मण वंशीय है। इन तीनों के अनुसार गुहिल क्या है? ब्राह्मण वंशीय है। एक बंदा और बच गया फिर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इसके अनुसार सूर्यवंशी है। इसके अनुसार क्या है? ये सूर्यवंशी। इतनी बात आपने याद रखनी। लिख लिया? फिर एक लाइन और लिखो, हिसाब कर दो। फिर लिखिए कर्नल टोड और मोहनोत नैन्सी ने, कर्नल टोड तथा मोहनोत नैन्सी ने, कर्नल टोड और मोहनोत नैन्सी लिख लोगे। कर्नल टोड और मोहनोत नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। एक और लिख लो, एक लाइन और लिखो, चिरवा शिलालेख। कौन सा? चिरवा शिलालेख। इसके बारे में लिखो, इससे, इस शिलालेख से गुहिलों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस शिलालेख से गुहिलों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिला? ये तो उदयपुर से। ठीक है, चिरवा शिलालेख कहाँ? उदयपुर। शिलालेख भी पढ़ेंगे हम बाद में, अभी मैंने पढ़ाया नहीं। ये कुछ विशेष विशेष जैसे हलवे में काजू होते हैं ना, वैसे हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और क्या, और क्या आपके पेपर में आ सकता है, और आपको पता है सारा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा क्या है कि स्टार्टिंग है, अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई है मेवाड़ की, अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी तक कोई स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है मेवाड़ की, है ना। ऐसे होता है ना कि परिवार के अंदर कोई व्यक्ति होता है, वो बड़ा खाड़कू होता है, लड़ाई करके किसी को मार देता है, उसके पुत्रों को कोई दूसरा जो दुश्मन है वो मार देता है, फिर उसके पुत्रों को वो मार देता है। ऐसी जब स्टोरी एक दूसरे से अटैच होनी शुरू हो जाएगी, आसपास के राजा आकर के मारने शुरू कर देंगे, तब जा करके फिर इंटरेस्ट बनेगा हिस्ट्री के अंदर, फिर मजा आएगा पढ़ने का। अभी तक तो हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जैसे भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में भी ऐसे पढ़ते हैं, फटाफट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, याद करते जाओ, रट्टे मारते जाओ। अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला शासक लिखिए, पहला शासक लिखिए। क्या है पहला शासक बताओ? हमने सबसे पहले बात करी थी इसके बारे में, है ना। कितने शासक लिखा है मैंने आपको टोटल? बस उन्हीं में पहला आ गया गुहिलादित्य। पूरा कर देंगे जल्दी अपन। गुहिलादित्य, गुहिलादित्य शासक कब बना मैं बता चुका आपको, 566 ईस्वी के। सही है,
बताते जाना। 566 ईस्वी के आसपास ये क्या बना, शासक बना था। विशेष बात यह कि गुहिलादित्य ने, मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख लीजिएगा, गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश की क्या करी इसने, स्थापना। ठीक है, गुहिल वंश की स्थापना किसने करी, तो गुहिलादित्य ने करी। देखो एक नोट लगा करके बीच में लिख लेना, वैसे आगे हम पढ़ेंगे। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, किसी को पता है तो बता सकता है। हाँ, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, बप्पा रावल। ठीक है, ये याद रखना, प्रश्न आ जाता है कई बार, सीधा संस्थापक पूछे फिर तो क्या बताओगे, गुहिलादित्य बताओगे। अगर आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन था तो क्या बताओगे, बप्पा रावल। अब बात आती है गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया, तो बताओ, नागदा को बनाया था। पहली राजधानी मेवाड़ की गुहिलादित्य ने किसको बनाया, नागदा को बनाया था। जब गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना करी है, पहला शासक ये है, तो फिर गुहिलादित्य को कोई उपाधि भी दे सकते हैं अपने अपनी तरफ से। गुहिलादित्य को गुहिलों का मूल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुहिलों का मूल पुरुष। और गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक तो आप लिख चुके हैं पहले, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज आपने और लिख ली इसके बाद, ये नोट कर लिया आपने था। ठीक है, मैंने आपको बताया गुहिल, जो गुहिल राजवंश है उनकी कुल देवी कौन है, कौन है, बाण माता। एक चीज आपने लिखना है कि गुहिल राजवंश के राजाओं का जो राज तिलक करने का काम है ना, हाँ, अब क्यों करते हैं देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुहिलादित्य, बताया ना, गुहिलादित्य उधर भील बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते भील बालकों ने गुहिलादित्य को राजा बनाया, और राजा बनाया तो राज तिलक करने के लिए सामान चाहिए, उनके पास था नहीं, तो एक बालक ने अपने अंगूठे का रक्त निकाल करके उसका राज तिलक किया था उस समय। और यही दृश्य देख करके मांडलिक ने कहा था कि राजा किसको बनाया जाएगा, गुहिलादित्य को बनाया जाएगा। और उसके बाद से ये परंपरा ही शुरू हो गई थी कि भील जो सरदार है, भीलों में सरदार भी होते हैं क्या, हाँ, भीलों का जो मुख्य है उसको भील सरदार बोलते हैं। उंदरी गांव का जो भील सरदार है वही मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक किया करता था, और वो भी अपने अंगूठे के रक्त से करता था जा रहा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये लाइन, मेवाड़ के गुहिलों का राज तिलक, लिख लोगे, मैं बोल दो सीधा, मेवाड़ के गुहिलों का राज तिलक उंदरी गांव का भील सरदार, उंदरी गांव का भील सरदार, उंदरी तो लिख लोगे, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से, अपने अंगूठे के रक्त से किया करता था। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। गुहिलादित्य के बारे में इतनी ही बातें हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, ना ही आज तक पूछा गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, अब तक जो मैंने बातें बताई है ना, वो सीधी सीधी लाइन, एक लाइन पढ़ी वो खत्म होगी, दूसरी लाइन अलग है उसको पढ़ा फिर खत्म हो गया, मतलब किसी के साथ कोई चीज लिंक नहीं हो रही इसके अंदर, है ना। इसलिए ये पढ़ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, पढ़ाना भी मुश्किल है, इसको याद करना भी मुश्किल है, लेकिन ये चीज आपको याद करनी जरूरी है। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल करीम है, समुद्र मंथन के बाद जैसे अमृत निकला था ना, वैसे ये पूरे इतिहास का अमृत है, मेवाड़ के इतिहास का। यहाँ से प्रश्न जो छोटे बड़े एग्जाम है, सुपरिचर का तो फिर बहुत बड़ा पेपर है, इसमें तो क्या कह सकते हैं, लेकिन छोटे बड़े जो एग्जाम है उसके अंदर इसमें से ही प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग का जो मैटर में लिखा है ना आज का, इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि कल आपको याद होना चाहिए, कर लोगे ना, कल सुनूंगा मैं आपसे, बीच बीच में पूछूंगा, जैसे मैंने पढ़े सुने थे गणित में आपसे, पता आपको, पता नहीं सर, आपको पता नहीं, पता ही नहीं, कदम सुना आए नहीं। और ऐसे नहीं, आज देखो मतलब कोई फोन किया जो नहीं आए ना उनको कॉल करिए, आज सभी को, क्या गुरु जी मैं सोचो आज हड़ताल है, मैं सोचो आज हड़ताल है, घर नहीं बोलो, कभी भी छुट्टी करनी हो आपने, कोई भी काम हो जाए तो कॉल करोगे आप, ठीक है ना। मैडम के नंबर है, नहीं है तो ले जाना, कोचिंग के नंबर है, उस नंबर पे कॉल करोगे आप और बताओगे कि आज हम नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, ठीक है ना। और दूसरा, राम सिंह है, मेरे लिए सुन ले, वो सागी रहना साथ है, हाँ,
और दूसरी बात ये कि आपको जो आई कार्ड बना करके दे रखा है वो आपको जब वहाँ साइन करते हो तो निकाल करके ऑटोमेटिक वहाँ रख दिया करो, ताकि कोई भी वहाँ बैठा हो, मैडम बैठे हो, कोई सर बैठे हो, तो वो चेक कर ले उसके अंदर क्या डेट वगैरह डाली गई है, आपका जो नाम है क्या आप वही विद्यार्थी है, आपकी जगह कोई और तो आके नहीं घुस गया, है ना। तो इसलिए वो है, अगर किसी के पास फीस की कोई दिक्कत है तो फीस आप बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कि गुरुजी 2 दिन नहीं है 3 दिन नहीं है तो आपको फीस के लिए ऐसे नहीं कि निकाल देंगे कोचिंग से भाग जा, नहीं है तो कार्ड पे साइन नहीं है फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फीस के लिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, कई बार मजबूरियाँ हो जाती है, मैं आपकी मजबूरियाँ अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। फीस का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपसे कार्ड मांगा जाए, कार्ड चेक किया जाए, तो कई तो यहाँ लगा कई मांग ली, किडनी मांग ली जा रहा है, और तरह से हो जाता है, उनका शक्ल ही चेंज होती है, कार्ड कॉल तो दिखाओ, तो आज और दिखा दे, काल दिखाए तो आज क्यों है ना। तो अपने आप ही दिखा दिया करो, साइन करते हो वहाँ कार्ड रख दिया करो निकाल के सामने, साइन किया चलिए कार्ड उठा के चल दिया, ठीक है। कार्ड जिनको नहीं दिया गया है, जिनको 1-2 दिन ही हुए आते हुए, तो वो कार्ड ले लेना वहाँ से एडमिशन करवा करके, ठीक है। गुहिलादित्य हमने पढ़ लिया, मेवाड़ हमने शुरू कर लिया आज। गुहिलादित्य के बाद इसका वंशज एक आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, नागादित्य, उसकी हत्या कर देंगे मीणा लोग, ठीक है। उसके बाद हम कल शुरू करेंगे पढ़ना, वो हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बप्पा रावल काल पता आपको, 734 से 753 भूल गए, पहले शासक के काल भूल गए। कल सुनूंगा मैं, काल पूछूंगा कल आपसे, बप्पा रावल का याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। 5 का तो याद कर लो, शुरू वाले का कर लोगे। बप्पा रावल के बाद कुमाण 53 से 73, सही है कि नहीं करा, सही है। चलो ठीक है।